कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स पॉइंट को और करें अपनी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेस यानी प्रतिबल। स्ट्रेस इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपका सब्जेक्ट हो डिज़ाइन ऑफ आरसीसी जो कि 4th सेमेस्टर में आता है, या फिर हो डिज़ाइन ऑफ स्टील जो 6th सेमेस्टर में आता है, या फिर कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए यदि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस नहीं आता तो न्यूमेरिकली सब्जेक्ट आपको समझ ही नहीं आएगा। तो न्यूमेरिकली सब्जेक्ट जो भी लगाएंगे उसमें आपका, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या लगता है, बल लगता है। आप सोम देख लीजिए, मैकेनिक्स देख लीजिए, या फिर जो 6th सेमेस्टर में आ गया और 4th सेमेस्टर को याद करें, आरसीसी में फोर्स लगता है, और जब भी फोर्स लगेगा आपका स्ट्रेस उत्पन्न होना है। तो सिविल इंजीनियरिंग का जान है आपका स्ट्रेस के बिना हम सिविल इंजीनियरिंग सोच भी नहीं सकते हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकली सब्जेक्ट पढ़िए। अब क्या क्या नाम हम सब्जेक्ट का लें, सारा न्यूमेरिकली सब्जेक्ट में आपका स्ट्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपका कहीं नहीं आने वाला है कि स्ट्रेस क्या होता है, लेकिन हम इतनी गारंटी दे सकते हैं कि यदि आपको स्ट्रेस नहीं आता है तो आगे आपका कोई भी टॉपिक 100% क्लियर नहीं होगा। सारे टॉपिक में कुछ ना कुछ आपके कन्फ्यूज़न बने रहेंगे। तो क्यों ना उस कन्फ्यूज़न को दूर कर दें। बस एक क्लास की बात है, आज का क्लास लेंगे वो कन्फ्यूज़न रहेगा ही नहीं। और इतना यकीन करिए कि आज का क्लास लेने के बाद आपको लग जाए कि हाँ, आप स्ट्रेस मैकेनिक्स में भी स्ट्रेस पढ़े होंगे, सोम में भी स्ट्रेस पढ़े होंगे, तो स्ट्रेस आप आधा अधूरा पढ़े होंगे। देखिएगा, जैसे कि हम शुरू करेंगे स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है, यानी प्रतिबल, है ना। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल, है ना। प्रतिबल बराबर क्या होता है, हम कह दें प्रतिबल बराबर क्या होता है, दिखाई दे रहा है अच्छे से, ठीक है। प्रतिबल बराबर क्या होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल, है ना। तो कहेंगे ठीक है सर, हम कहते हैं आपसे कि मेरे भाई प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो बताइए कि दाब बराबर क्या होता है। दाब यानी प्रेशर इजकल टू, कहेंगे सर दाब बराबर भी बल बटा क्षेत्रफल भी होता है। तो हम कहेंगे तो दोनों क्या एक ही चीज़ है, दाब और प्रतिबल एक ही चीज़ है? नहीं। तो कुछ लड़के जानते होंगे क्या होता है भाई, प्रतिबल मतलब होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल। प्रतिबल क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल, है ना। प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल अपान में क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, सिर्फ बल बटा क्षेत्रफल, या बल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल। क्या लिख सकते हैं, बाहरी बल, यानी जो हम लगाए हैं। यानी सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि दाब क्या है आपका एक्सटर्नल फोर्स। जैसे देखिए ए है, इस पर हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ से प्रेशर, यहाँ से हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं ना। कहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं। तो जो हम फोर्स लगाएंगे उसे क्या कहेंगे, दाब। हम क्या लगा रहे हैं, आपका दाब लगा रहे हैं, ठीक है ना। समझ लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट लें, चलिए इसी को ले लेते हैं भाई, जो इंक का वो है कवर है, ठीक है। जैसे देखिएगा ए क्या हो गया आपका कवर, इधर से हम क्या लगाए, फोर्स लगाए। तो हम क्या लगा रहे हैं, एकांक क्षेत्रफल को जब इसी फोर्स को जितने एरिया पर हम लगा रहे हैं उस एरिया से जब भाग दे देंगे तो क्या कहेंगे, इसे हम दाब, क्या कहेंगे, दाब। लेकिन जब हम फोर्स लगाए तो अंदर से क्या किया, रजिस्ट किया। ये क्या किया, क्या लगाते ही दब गया। ये बोर्ड है तो क्या लगाने से दब जा रहा है, नहीं दब रहा है। तो अंदर से क्या लगा रहा है, एक आंतरिक प्रतिरोधी बल लगा रहा है। और जब आंतरिक प्रतिरोधी बल को उस एरिया से भाग देंगे तब हमको क्या मिलेगा, आपका प्रतिबल मिलेगा, है ना। तो दाब क्या होगा, दाब का डिफिनेशन क्या होगा कि एकांक क्षेत्रफल पर काम करने वाले बल को दाब कहते हैं, सिंपल। लेकिन प्रतिबल क्या होगा कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिरोधी बल स्ट्रेस कहलाता है, यानी प्रतिबल कहलाता है। तो हम ये देखेंगे क्या सभी ऑब्जेक्ट स्ट्रेस देंगे। हमको ये देखना है कि क्या जो सभी ऑब्जेक्ट हैं वो स्ट्रेस देते हैं कि नहीं देते हैं। तो देख लेते हैं भाई। जैसे मान लीजिए कि ए है, ए मान लेते हैं डस्टर है, गरीबों का डस्टर, ठीक है। तो इस पर क्या लगाना है, इस पर हम लगा रहे हैं फोर्स लगाए, क्या स्ट्रेस दिया, नहीं, ज़्यादा गंदा लग रहा है, छोटा कर दे रहे हैं, है ना। देखिए ए क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, क्या इस पर जब फोर्स लगाए तो क्या स्ट्रेस दिया, नहीं दिया। यानी हम कह सकते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट स्ट्रेस नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें क्या हो जा रहा है, विकृति उत्पन्न हो जा रही है। तो जैसे बालू हो गया, बालू पर आप गेंद को मारिए तो क्या हो जाएगा, वहाँ से बालू बिखर जाएगा। ये बालू भी आपका स्ट्रेस नहीं दे रहा है। लेकिन ये बोर्ड देखिए, तो बोर्ड पे जैसे आप फोर्स लगाए तो क्या खिसक गया, मतलब कि
बोर्ड के पीछे क्या है, दीवार है, तो बोर्ड पे जब फोर्स लगाए तो क्या दीवार खिसका, नहीं खिसका, यानी उधर नहीं गया, यानी ये अंदर से क्या लगाया, आंतरिक प्रतिरोधी बल लगाया, यानी यहाँ आपका स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा नहीं समझना है कि सभी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेस मिलेगा ही मिलेगा। हमको ये देखना है कि बॉडी जो है वो क्या है, डिफॉर्मल है कि मतलब डिफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। सभी बॉडी यानी सभी ऑब्जेक्ट आपके स्ट्रेस नहीं उत्पन्न करते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी कि प्रतिबल क्या होता है और क्या होता है क्षेत्रफल, प्रेशर क्या होता है। प्रेशर हमको पढ़ना नहीं है, बस ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम प्रेशर को देखें। अब हम समझेंगे कि प्रतिबल होता कितने प्रकार का है भाई, है ना। देखिए प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबल नाना प्रकार के होते हैं। पहले हम इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है, हाँ जी नाम लिख देती है। सबसे पहले होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। आप अपने माइंड में सोचिए कितने तरह के प्रतिबल होंगे, तो आपके माइंड में आता होगा कि तनन प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल, नमन प्रतिबल, उल्टा सीधा आता होगा। अब देखिए प्रतिबल बस दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, जिसे हम कहते हैं लंब प्रतिबल। क्या कहते हैं मेरे भाई, लंब प्रतिबल, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका शियर स्ट्रेस, है ना। क्या होता है आपका शियर स्ट्रेस, जिसे कहते हैं कर्तन प्रतिबल। ओके, लंब प्रतिबल होता है और क्या होता है आपका कर्तन प्रतिबल होता है। अब समझिएगा, अब लंब प्रतिबल कितने तरह का होता है, हाँ ये भी कई तरह के होते हैं। लंब प्रतिबल 3 तरह का होता है आपका। एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है, बड़ा बड़ा लिखें थोड़ा सा, ठीक है। एक्सियल स्ट्रेस, हाँ भाई एक्सियल स्ट्रेस यानी अक्षीय प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल, अक्षीय प्रतिबल, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका नॉर्मल में, दूसरा क्या होगा आपका बेंडिंग स्ट्रेस। अभी हम सारा क्या करेंगे, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, डोंट वरी, सारा अच्छे से समझाते हैं। पहले लिख लेने दीजिए कितने तरह होता है, पहले चार्ट बना लीजिए। यानी दूसरा क्या होता है आपका नमन प्रतिबल। चलिए सर ये भी सुने हुए हैं, ठीक है, आप सुने तो सारे हैं लेकिन अच्छे से क्लासिफाइड उसको नहीं किए होंगे, हम इतना कह सकते हैं। तीसरा हो सकता है कोई ना सुना हो, बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस यानी इसे हम लोग कहते हैं धारण प्रतिबल, धारण प्रतिबल, ठीक है सर। ये भी बता दीजिए शियर स्ट्रेस कितने तरह का होता है। तो शियर स्ट्रेस होता है बस 2 ही तरह का होता है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, और दूसरा क्या होता है आपका, दिखाई दे रहा है आपका इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है। इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस यानी प्रत्यक्ष कर्तन प्रतिबल, है ना। घर के बड़े लड़के का नाम सोनू, तो छोटे लड़के का नाम मोनू। तो पहला आ गया प्रत्यक्ष, तो दूसरा आ जाएगा अप्रत्यक्ष कर्तन प्रतिबल। चलिए सर क्या इतने तरह का होता है, नहीं और भी तरह का होता है, ठीक है। अब जो एक्सियल स्ट्रेस होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है भाई। ये होता है टेंसाइल यानी तनन, है ना। जब तनन आ गया तो दूसरा आएगा आपका कंप्रेशन यानी संपीड़न, ठीक है सर। ये कितने प्रकार के होंगे, ये भी 2 प्रकार के होंगे भाई। एक क्यों किसी से कम रहेगा, यानी तनन यानी टेंसाइल, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका कंप्रेशन यानी संपीड़न। ये कितने प्रकार के होंगे, ये भी 2 प्रकार के नहीं होगा, एक ही प्रकार का होगा, ये संपीड़न बस, यानी कंप्रेशन। सर बेचैनी हो रही, इसका मतलब तो बता दीजिए सबका, किसे कब कहेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। प्रतिबल किसे कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल। इसको हम बहुत अच्छे से बताएं अभी। दूसरा होता है आपका लंब प्रतिबल। लंब प्रतिबल को हमेशा हम सिग्मा से दिखाते हैं, ए वाला सिग्मा, ठीक है। तो लंब प्रतिबल क्या किसे कहते हैं, जब कोई फोर्स, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, हम इतना गारंटी दे सकते हैं, ऐसा आपको लेक्चर कहीं नहीं मिलने वाला, आराम से कूल माइंड करके समझिए, ठीक है। चलिए लंब प्रतिबल किसे कहते हैं कि वह जब कोई बल किसी सरफेस के लंबवत कार्य करता है तब उस समय उत्पन्न प्रतिबल को हम कहते हैं लंब प्रतिबल यानी नॉर्मल स्ट्रेस,
कैसे? एग्जाम्पल से हम बताते हैं, बताया जाए एग्जाम्पल से। कोई ऑब्जेक्ट हम ढूंढ रहे हैं भाई, ठीक है, चलिए नहीं मिलेगा बड़ा सा ऑब्जेक्ट, छोटू सा ही काम चला लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ये आपको दिख रहा होगा, कोई बड़ा सा मिल जाओ रे। चलिए मोबाइल निकालते हैं अपना एप्पल वाला, देखिएगा, ये देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका मोबाइल, ठीक, सॉरी मेरा मोबाइल, ये क्या है आपका, ये मोबाइल, ठीक है। अब समझिएगा हम क्या कर रहे हैं कि लंब प्रतिबल क्या कर रहे हैं कि लंब प्रतिबल उसमें उसे कहते हैं जब फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होता है वो सरफेस के, फोर्स जो होता है वो सरफेस के क्या होता है, लंबवत होता है। यही तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये हो गया आपका सरफेस, हाँ जी, ये क्या हो गया, फोर्स। अब ये सरफेस के फोर्स कैसा है, लंबवत। जब कोई फोर्स किसी सरफेस के लंबवत होता है तब उस समय उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहते हैं, लंब प्रतिबल। देखिए लंब है, लंबवत होगा भाई, इस वाले का कैसा है, लंबवत है, तो कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। इस वाले सरफेस के, इस वाले सरफेस का कैसा है भाई, इस वाले सरफेस का कैसा है, तो कहेंगे सर लंबवत है। इस वाले का लंबवत है कि नहीं है, लंबवत है, तो कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, लंब स्ट्रेस। इस वाले के सरफेस का कैसा है, तो इस वाले का भी ये कैसा है, लंबवत है कि नहीं। इसके भी जो बल है इस वाले सरफेस के यहाँ लगा दे तो कैसा है, लंबवत है। यानी जब कोई फोर्स किसी सरफेस के लंबवत होता है तब उस समय उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहते हैं, लंब प्रतिबल। ये देखिएगा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, दिखाई दे रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, है ना। इसमें पहला टॉपिक होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी बल के दिशा के अनुसार। हाँ, पहला क्या है आपका, बल के दिशा के अनुसार, है ना। हम टॉपिक का क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले स्ट्रेस देखें, फिर स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस में पहला टॉपिक है आपका अकॉर्डिंग टू, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस कई तरह से होते हैं, उसमें पहला है बल की दिशा के अनुसार। ये सारा क्लासिफिकेशन बल के दिशा के अनुसार है, ठीक है। तो लंब प्रतिबल समझ आ गया, यानी लंब प्रतिबल में जो फोर्स रहेगा वो सरफेस का कैसा रहता है, लंबवत रहता है, ठीक है सर। अब एक्सियल स्ट्रेस यानी अक्षीय प्रतिबल, नाम से नहीं लग रहा, अक्षीय प्रतिबल यानी जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के अक्ष पर कार्य कर रहा हो तथा वह फोर्स उस सरफेस के लंबवत भी हो तो उस समय उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहते हैं, अक्षीय बल, सॉरी अक्षीय प्रतिबल। कैसे होगा, ये कैसे होगा भाई, देखिए कैसे होगा, हम बता रहे हैं आपको, है ना। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। ये हो गया 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है सर, है ना, ये 3D। अब यहाँ एक फोर्स लगाए, एक फोर्स यहाँ लगाए, ठीक है। अब देखिए इसे कहेंगे हम टेंसाइल फोर्स, यानी वैसा फोर्स, देखिएगा ये इसके अक्ष पे लगा कि नहीं लगा, इसके अक्ष पे लगा, यानी वैसा फोर्स जिसके कारण ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बढ़ जाता है उस फोर्स को क्या कहते हैं, टेंसाइल फोर्स, तथा उससे उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहते हैं, टेंसाइल प्रतिबल। देखिएगा टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगा यहाँ पे, क्योंकि इससे डायमेंशन क्या होगा, बढ़ेगा। ये जो ये फोर्स है बताइएगा उसके अक्ष पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये जो फोर्स है उसके कहाँ लग रहा है भाई, अक्ष पे लग रहा है। देखिए एक्सिस का सिंबल बनाए हुए हैं, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, उसके अक्ष पे लग रहा है, तो इसे कहेंगे एक्सियल स्ट्रेस। मेरे भाई समझिए, सबसे पहले नीचे से हम बढ़ते हैं। टेंसाइल क्यों कहेंगे, क्योंकि वैसा स्ट्रेस जिसके, सबसे पहले वैसा बल जिसके कारण ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बढ़ जाता है, हम ऑब्जेक्ट की लंबाई नहीं कहेंगे बढ़ जाता है, क्योंकि इधर लगाएंगे तो चौड़ाई भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी वैसा फोर्स जिसके कारण ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बढ़ जाता है, उस फोर्स के कारण उत्पन्न प्रतिबल को हम कौन सा प्रतिबल कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि डायमेंशन बढ़ा है ना। अब टेंसाइल स्ट्रेस में क्या है आपका, टेंसाइल तो कई तरह के हैं, यहाँ टेंसाइल है, यहाँ टेंसाइल है, तो समझिएगा यहाँ जो फोर्स लगा है ऑब्जेक्ट के एक्सिस पे लगा है तो क्या कहेंगे, एक्सियल टेंसाइल। जबकि ये जो फोर्स है ना बताइए इस सरफेस के कैसा है, तो कहेंगे सर ये फोर्स इस सरफेस के कैसा है, लंबवत है। तो इस जो इस स्ट्रेस है ना, इसे हम कहेंगे एक्सियल नहीं, हाँ एक्सियल टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस। क्या कहेंगे भाई, एक्सियल टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस। बात को समझ रहे होंगे आप, क्या कहेंगे, एक्सियल टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस। ये सारा टर्म का यूज़ हम आगे करेंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देखिएगा एक हो गया ऑब्जेक्ट।
अब हम कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ यहाँ लगा क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इसके अक्ष पे लगा रहे हैं भाई, तो क्या कौन सा स्ट्रेस हो गया, एक्सियल स्ट्रेस हो गया, है ना। जबकि ये ऑब्जेक्ट इस वाले सरफेस का ये जो फोर्स लगा रहे हैं इसके एक्सिस पे लगा रहे हैं तो एक्सियल स्ट्रेस हो गया। जबकि इस वाले सरफेस के कैसा है फोर्स, इस वाले सरफेस के लंबवत है तो नॉर्मल स्ट्रेस हुआ। जबकि इस फोर्स के कारण इसकी लंबाई क्या हो रही है, इसकी डायमेंशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसे कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। यानी वैसा फोर्स जिसके कारण ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बढ़ता है उसे कहते हैं टेंसाइल फोर्स, तथा उस फोर्स के कारण उत्पन्न प्रतिबल को कहते हैं टेंसाइल प्रतिबल। ठीक है, तो देखिए इसके एक्सिस पे लगा तो क्या कहेंगे, एक्सियल टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, अब संपीड़न आपको समझ आ गया होगा, यानी वैसा फोर्स जिसके कारण ऑब्जेक्ट का डायमेंशन कम हो रहा हो तथा हाँ, वैसा फोर्स जिसके कारण ऑब्जेक्ट का डायमेंशन कम हो रहा हो तो उस फोर्स के कारण उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। लेकिन कौन सा कंप्रेसिव स्ट्रेस है, यहाँ देखिए फोर्स इस सरफेस का कैसे लग रहा है, लंबवत लग रहा है, तो कंप्रेशन स्ट्रेस में कौन सा है, नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल में भी कौन सा होगा भाई, क्योंकि ये जो फोर्स है ना उसके एक्सिस पे लग रहा है, जिसे कहेंगे क्या कहेंगे, एक्सियल कंप्रेशन नॉर्मल स्ट्रेस। समझ पा रहे हैं, उसका डायमेंशन कम होगा तो इसे कहेंगे कंप्रेशन स्ट्रेस। ये जो फोर्स है उसके एक्सिस पे कार्य कर रहा है तो इसे कहेंगे एक्सियल स्ट्रेस। जबकि ये फोर्स है इस वाले सरफेस के लंबवत, इसे कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। आई होप दोनों टॉपिक मतलब कि अभी टेंशन कंप्रेशन समझ आया होगा। बताइए इतना डिटेल में पढ़े थे आप स्ट्रेस, अभी तो और मजा आने वाला है। देखिएगा अब क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस। अभी समराइज करेंगे सबका, डोंट वरी। अब बेंडिंग स्ट्रेस, देखिए बेंडिंग तो आप लोग सो में बहुत यूज किए होंगे, है कि नहीं किए हैं सर, चलिए ठीक है। अब देखिएगा शायद हम यहाँ से समझा दें तो और आप लोग खुश हो जाएंगे। देखिए बेंडिंग स्ट्रेस, ऐसा आप सिंपली सपोर्टेड बीम लेते थे और जब इसमें फोर्स लगाते थे तो कहते थे सर ये तो बेंडिंग हो गया। अरे हम बहुत ज़्यादा बेंडिंग करेंगे क्योंकि हमको समझाना है। बेंड हो गया है ना, क्या हो गया भाई, बेंड हो गया। क्या इसको मिटा दे, क्या मिटा दीजिए, बस वही लीजिए, चलिए रहने ही दे रहा है, बेंड हुआ। अब देखिएगा ये फोर्स कहाँ लगा, ये फोर्स कहाँ लगा, यहाँ लगा। इस वाले सरफेस का ये फोर्स कैसा है, लंबवत है कि नहीं है मेरे भाई, इस वाले सरफेस का ये फोर्स कैसा है, लंबवत है। कौन सा स्ट्रेस हो गया, नॉर्मल। और इस नॉर्मल स्ट्रेस के कारण ऑब्जेक्ट की लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। एक्सियल इस वाले नॉर्मल जो एक्सियल स्ट्रेस होता है, एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस, इसके कारण ऑब्जेक्ट की डायमेंशन कम ज़्यादा होता है। इसके कारण क्या होता है, बेंड हो जाता है। तो देखिए इस वाले सरफेस के फोर्स कैसा है, लंबवत है, कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस है। और इसके कारण ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपका बेंड होगा। बेंड होने के कारण ऊपर क्या उत्पन्न होता है, सब लोग जानते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस, है कि नहीं। कंप्रेसिव, नीचे कौन सा होगा आपका, टेंसाइल। अब कंप्रेशन कंप्रेसिव एक ही बात हुआ, टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये भी कितने तरह का हो गया, देखिए दो तरह का हो गया, कौन सा है ना, बेंडिंग स्ट्रेस कितने तरह का हो गया, दो तरह का हो गया। यानी जब कोई फोर्स किसी सरफेस के लंबवत होता है तथा उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट का बेंडिंग होता है तो उस समय दो प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, एक होता है टेंसाइल, एक होता है कंप्रेशन। यानी वैसा स्ट्रेस जहाँ के जो फाइबर होते हैं, जहाँ के जो अणु होते हैं, कण होते हैं, वो पास आने लगते हैं, है ना, वहाँ कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होता है, कंप्रेसिव। और जहाँ के कण दूर जाते हैं वहाँ कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होता है, आपका टेंसाइल। बहुत डिटेल में इन सबको पढ़ना है आगे, डोंट वरी। है ना, तो वो देखिए, तो ऊपर टेंसाइल, ऊपर कंप्रेसिव, नीचे टेंसाइल। तो टेंसाइल भी होता है, कंप्रेसिव भी होता है। लेकिन इस कौन सा है भाई, फोर्स के कारण उसका बेंड हुआ है तो कहेंगे हम बेंडिंग, यानी टेंसाइल बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। क्या कहेंगे इसे कहेंगे कंप्रेसिव बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। सारे टर्म का यूज करेंगे, अच्छे से समझिएगा, नहीं तो पिटेंगे से हो जाएंगे। अब आपका बचता है बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग मतलब होता है धारण। अब बियरिंग स्ट्रेस किसे कहते हैं, समझ लीजिए। जैसे कि एक क्या हो गया, एक मान लेते हैं, ए आपका हो गया कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ए कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इस पर कोई और ऑब्जेक्ट है, यानी ए मटेरियल एक और ए मटेरियल दो, यानी एक किसी और मटेरियल से बना, एक किसी और मटेरियल से बना, कोई भी ले लीजिए, है ना। एक कह दीजिए प्लास्टिक का बना है, ए लोहे का बना है, एक कह दीजिए एक शीशे का बना है, ये सोना का बना है, अमीर आदमी आप लोग, ठीक है।
अब इस पर हम क्या लगा रहे हैं, कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं। अब यहाँ क्या लगा रहे हैं हम लोग, कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं। तो हम कहेंगे मेरे भाई यहाँ कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो कंप्रेशन स्ट्रेस उत्पन्न होगा। ठीक है, हम कहेंगे यहाँ कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होगा, आप कहेंगे कंप्रेशन स्ट्रेस मिलेगा। हम कहेंगे यहाँ, कहेंगे सर ऊपर से दबा रहे हैं, जब आप कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हैं कंप्रेसिव, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलेगा। लेकिन हम कहेंगे कि दोनों जहाँ मिल रहे हैं उस मीटिंग पॉइंट पे कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, तो उस मीटिंग पॉइंट पे ही कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, धारण प्रतिबल। मटेरियल अलग अलग मतलब होना चाहिए। ठीक है, यानी जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु पे उत्पन्न कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या कहते हैं हम लोग, बियरिंग स्ट्रेस। भाई ये एक तरह का कंप्रेसिव स्ट्रेस है, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं तो मीटिंग पॉइंट पे जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे कहेंगे हम लोग बियरिंग स्ट्रेस। क्योंकि ये इन सब कंप्रेसिव स्ट्रेस से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल वहाँ मीट करते हैं। ठीक है, तो बताइएगा जब ऊपर से फोर्स लगाए थे तो इस मीटिंग पॉइंट पर स्ट्रेस उत्पन्न हुआ था, जब इसको खींचेंगे तो क्या यहाँ कोई स्ट्रेस उत्पन्न होगा, नहीं उत्पन्न होगा। बात को समझ रहे हैं ना। इसीलिए जो बियरिंग स्ट्रेस होता है वही एक ही प्रकार का होता है, बस कंप्रेशन में, टेंशन में हो ही नहीं पाएगा ना। जब इसको खींचेंगे तो उठ जाएगा, ये मीटिंग पॉइंट पे तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं, मतलब कि स्ट्रेस ही नहीं उत्पन्न हो पाएगा। जैसे हम कह दें वो याद करिए, आप लोग नट बोल्ट कसते हैं कि नहीं कसते हैं, कसते हैं। तो कसेंगे, जो देखिए ये हो गया आपका बोल्ट, बोल्ट हो गया, ये हो गया। अब इस पर नट कसते हैं कि नहीं, उसके बीच में मान लेते हैं एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक कोई क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके बीच में पतला सा वाशर लगाते हैं कि नहीं, आप लोग लगाते हैं। वाशर लगा के ही बोल्ट को क्या किया जाता है, कसा जाता है ना। अब बताइए जब बोल्ट को कसते हैं तो इस वाशर पे कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न, जहाँ जहाँ मिल रहा है ये बोल्ट और वाशर जहाँ मिलता है वहाँ कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होता है, आपका बियरिंग स्ट्रेस। अब बताइए कसते जाइए आपको स्ट्रेस मिलता जाएगा, लेकिन क्या इस बोल्ट को खोलेंगे तो स्ट्रेस मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, वो तो खुल जाएगा ना। यही समझिए, जब ऊपर से दबाया तो मीटिंग पॉइंट पे स्ट्रेस मिला, लेकिन जब उठाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एक कितने प्रकार का होता है, धारण प्रतिबल एक ही प्रकार का होता है। आप कहेंगे क्यों बार बार कह रहे हैं एक ही प्रकार का होता है, क्योंकि जेईई में क्वेश्चन आया था कि कौन सा स्ट्रेस सिर्फ कंप्रेशन में मिलता है, दिया था एक्सियल, बेंडिंग और बियरिंग दिया था इसलिए। ठीक है, तो वो दिया था कौन सा स्ट्रेस एक ही प्रकार का होता है, तो इसलिए कई बार इसको रिपीट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट होता है कई बार ऑटोमेटिक निकलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या समझेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस, सॉरी शियर स्ट्रेस। अब देखिए नॉर्मल स्ट्रेस किसे कहते हैं भाई, जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के सतह के लंबवत कार्य करता है तो उस समय उत्पन्न प्रतिबल को कहते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस किसे कहते हैं, जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस के समानांतर काम करता है तो उसे कहते हैं हम लोग शियर स्ट्रेस। भाई ये लंबवत काम करता है, ये समानांतर काम करता है, इसे सिग्मा से कहीं भी आपको सिग्मा दिख जाए समझ जाना है वो नॉर्मल स्ट्रेस है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिग्मा दिखा तो नॉर्मल ही है। ठीक है ना। अब समझिए जहाँ कहीं आपको दिख जाए टाउ, जहाँ कहीं आपको टाउ दिख जाए वो समझ जाना कौन सा स्ट्रेस है, वो शियर स्ट्रेस की बात कर रहा है। ठीक है, समझिएगा हम क्या कर रहे हैं कि जब कोई फोर्स किसी सरफेस के समांतर काम करता है तो उस समय उत्पन्न प्रतिबल को कौन सा प्रतिबल कहते हैं, कर्तन प्रतिबल। कर्तन का एक ही नेचर होता है, वो काटेगा, है ना। और कर्तन में दो इक्वल फोर्स, दो बराबर फोर्स डिफरेंट दिशा में काम करते हैं। सिंपल एग्जांपल हम हर समय शियर का एक ही एग्जांपल देते हैं, कैंची। देखिए ऊपर वाला एक, नीचे वाला एक, दो विपरीत फोर्स एक दूसरे के कैसे काम करते हैं, समानांतर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, समानांतर काम करते हैं। कैंची क्या करता है, कट काट देता है। ठीक है, तो जब कोई फोर्स, समझाते हैं, जब कोई फोर्स किसी सरफेस के समांतर काम करता है तो उस समय उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहते हैं हम लोग, शियर स्ट्रेस। जैसे देखिए ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट। अब इसके कैसे लगा रहे हैं, देखिए ये फोर्स कैसे लगा रहे हैं, ये वाला फोर्स इस वाले सरफेस का कैसा है भाई, ये होता तो लंबवत होता, लेकिन अब कैसा है, कहेंगे सर समझ आ गया, समानांतर है। देखिए अब इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। आप मैकेनिक्स में ही पढ़े होंगे,
हाँ, मैकेनिक्स को मैचेनिक्स कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, मज़ा लेते हैं बस। अब देखिए हम यही तो फोर्स लगा रहे हैं, इसके कारण ये बताइए, आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, शायद सो में भी पढ़े होंगे, इस तरह होता है कि नहीं होता है? इस तरह हो जाता है। वो ये कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न हुआ? शियर स्ट्रेस। ऐसा नहीं है ऐसा हो गया आप कहेंगे सर आप तो कहे तो दो बराबर और समानांतर बल होना चाहिए, यहाँ तो फोर्स एक ही दिख रहा है। मेरे भाई एक प्रतिरोधी भी यही तो प्रतिबल है, देखिए दो बराबर हो गया वही तो इसी के कारण हुआ है, यही तो मेन आपका स्ट्रेस, ये तो फोर्स लगाए हैं, यही तो स्ट्रेस मिला आपको। बताइए एक कट मतलब हुआ ना शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो जब कोई फोर्स किस सरफेस का समांतर होता है उस समय उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहते हैं हम लोग? शियर स्ट्रेस। ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस किस में उत्पन्न होता है? बीम में, इसी को पढ़ना ही है, बीम में। इनडायरेक्ट किस में उत्पन्न होता है? शाफ्ट में। शाफ्ट मैकेनिकल वाले ज़्यादा पढ़ते हैं, इसको साइड कर दे रहे हैं, ठीक है। शाफ्ट में होता है, ठीक है। शाफ्ट हम ऐसा नहीं, शाफ्ट में हम आपको अभी देखिए। अब डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या होता है? जैसे देखिए बीम, एक क्या हो गया आपका? सिंपली सपोर्टेड बीम। इस पर क्या लगा भाई? लोड लगा। जब इसको संतुलन में किए होंगे आप शो में, तो इस तरह इसको बनाए होंगे। जब इधर से एक फोर्स लगाएंगे तो चूंकि बीम पूरा संतुलन की अवस्था में है, तो बीम के सभी पार्ट संतुलन की अवस्था में होने चाहिए। एक कंसेप्ट कहता है ये बीम संतुलन की अवस्था में, तो बीम के सभी पार्ट संतुलन की अवस्था में, इधर से जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स इधर से लग जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। इसीलिए बीम में डायरेक्ट शियर स्ट्रेस मिलता है। तो अब बताइए शियर एसएफडी बीएमडी बना लेते हैं कि नहीं? शियर फोर्स बनाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम शाफ्ट में। अब शाफ्ट वाला कंसेप्ट क्या है? अब हम कहते हैं कि ये वाला हो सकता है आपको ना समझ आए, आगे आएगा, अंदर आएगा, ठीक है। इतना आसानी से नहीं समझ आ रहा जो हम कह रहे हैं कि बीम के सभी पार्ट संतुलन में, ये आगे आएगा। हाँ, आपके लेक्चर में आएगा, डिटेल में हम बताएंगे, अभी समझिए थोड़ा थोड़ा। अब देखिए एक क्या हो गया, ढक्कन को खोलना है, तो देखिए शियर स्ट्रेस समानांतर। देखिए इस वाले सरफेस का कैसे हम फोर्स लगा रहे हैं, देखिए घुमा रहे हैं इसको, इस वाले सरफेस का भाई लंबवत थोड़ी लगा रहे हैं, इस वाले सरफेस का कैसे लगा रहे हैं? समानांतर, और दो बराबर विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, है ना? देखिए ठीक है कि नहीं? समानांतर है ना? तो देखिए यहाँ कैसा मिलता है आपका? इस तरह का मिलता है, जिसे कहेंगे इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। एक किस में मिलता है? शाफ्ट में। तो देखेंगे आप, जो आप शो में पढ़े होंगे, या अब तो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स नाम हो गया है, तो उसमें आपको जो शाफ्ट होगा, शाफ्ट का एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए नहीं देता है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट है। वो इनडायरेक्ट एक कपल की तरह हाँ, एज ए सिविल इंजीनियर का हम लोग का कपल का मतलब यही होता है, बलयुग में शायद कहते हैं, ठीक है ना? तो एक कपल, सॉरी डिस्टर्ब नहीं होना भाई। हाँ, क्या कह रहे थे कि ये इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस है, तो इसको हम डायरेक्टली एसएफडी ड्रा नहीं कर सकते। शियर फोर्स डायग्राम इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस का नहीं बना पाते हैं, जबकि यहाँ डायरेक्ट शियर स्ट्रेस मिलता है। इसीलिए आप देखिए शो में बीम में एसएफडी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट दिखता है, ठीक है। मान लें हम अभी के लिए मान लें कि ये टॉपिक आपको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है, नहीं समझ आ रहा है, तो हम फिर आपसे बताएं कि हम पहले ही बोल दिए हैं कि ये टॉपिक हम डिटेल में अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। वो तो हम अभी इसलिए बता रहे हैं कि हम आगे जब टॉपिक बताएंगे तो कहेंगे कि पहला क्लास में बताए थे कि बताइए समानांतर लग रहा है तो शियर स्ट्रेस है, हम कहेंगे देखिए बेंड हो रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेस है, तो फिर वहाँ कन्फ्यूज हुए तब पिटाई होगी आपकी, ठीक है। तो अभी बस इतना जानना है, क्या जानना है कि नॉर्मल स्ट्रेस किसे कहते हैं? फोर्स सरफेस के लंबवत होता है। शियर स्ट्रेस किसे कहते हैं? फोर्स सरफेस के समांतर होता है। नॉर्मल स्ट्रेस तीन प्रकार का होता है, एक्सियल होता है, बेंडिंग होता है और बियरिंग होता है। बेंडिंग बार बार एक्सियल का यूज़ नहीं करेंगे हम, बेंडिंग का ही बार बार यूज़ करेंगे, बेंडिंग का, डोंट वरी, बेंडिंग बहुत बार आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आएगी, स्ट्रेस कितना होता है। मेरा आँख थोड़ा ख़राब हो गया है, पता नहीं कितना घंटा, टाइम नहीं पता चल रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं। अब हम आपसे कहते हैं कि आपका हम थोड़ा टेस्ट ले लें, तो क्या आप खुश होंगे? हाँ सर ले लीजिए। हम आपसे पूछ दें कि जब हम पढ़ा रहे थे आपका माइंड कहाँ था, यहीं था कि कहीं और था? आप कहेंगे है ये नहीं माइंड तो कहाँ रहेगा है ना? ऐसा नहीं है मेरे लाल, सभी लोग ब्रिलियंट हैं, थोड़ा बदमाशी करना बंद करिए। चलिए देखते हैं।
अब हम आपका टेस्ट लेते हैं, बताइएगा इसके कारण कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, इसके कारण कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा। नहीं, दो ही बताइए, ये सोच लीजिए, बता तो नहीं पाएंगे, सोचिए। जो ऊपर, चलिए इसके कारण आप कहेंगे सर इसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होगा। आपको बस ये बताना है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, दो ही बताना है, ठीक है। शादी का मौसम चल रहा, हो सकता है गाने का आवाज़ जा रहा हो आपके, ठीक है। देखिएगा, ये जो ए है ऑब्जेक्ट, सॉरी ए क्या है ऑब्जेक्ट है, ए क्या है फोर्स है। ये फोर्स इसके क्या है, ऐसा लगा है, बताइए कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, नॉर्मल स्ट्रेस की समानांतर स्ट्रेस। सोचिए सोचिए सोचिए, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, शियर स्ट्रेस के साथ साथ नॉर्मल स्ट्रेस भी। अब कहेंगे समझा तो रहे थे, तो ऐसा लगा रहे थे, तो बेंड कर रहे थे, तो नॉर्मल ही होगा। हाँ, नॉर्मल ही होगा। देखिएगा, ये जो फोर्स है इस वाले सरफेस का कैसा है, इस वाले सरफेस का कैसा, बताइए। कहेंगे सर इस वाले सरफेस के लंबवत है, तो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। हम कहेंगे मेरे लाल मेरे प्यारे राज दुलारे, हम कहेंगे इसके ये वाला जो फोर्स है इस सरफेस का कैसा है। देखिएगा, ये जो है ना, हम कह दें कि ये वाला इसके तो लंबवत है, लेकिन इसके इस वाले सरफेस के जितने बहुत सारे सरफेस मिलेंगे, तो ये जो फोर्स है ना, ये वाला इस वाले सरफेस के कैसा है, कहेंगे सर इस वाले सरफेस के तो समांतर है। तो बताइए ये जो फोर्स है इसके एक के लंबवत है, दूसरे के समानांतर है, यानी यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस भी मिलेगा और शियर स्ट्रेस भी मिलेगा। यानी एक स्ट्रेस, जो एक फोर्स है वो नॉर्मल स्ट्रेस भी दे सकता है और शियर स्ट्रेस भी दे सकता है। इसीलिए अभी देखिए आपका माइंड फटाक से खुलेगा। कैसे खुलेगा, देखिएगा। ये हो गया आपका बीम, यहाँ क्या हो गया आपका सपोर्ट, यहाँ लगा दिए हम लोड, हो सकता है इससे आप कंफ्यूज हो, यहाँ लगा दिए हम ये वाला लोड, ठीक है सर। अब बताइए ऐसा ही तो रहता है, तो क्या आप इसका SFD बनाते हैं? हाँ सर बनाते हैं। क्या आप इसका BMD बनाते हैं? हाँ सर वो भी बनाते हैं, ऐसा ही तो होता है BMD। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो कैसे बना दिए, मतलब क्या हुआ भाई मेरे भाई, जब ये सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस ही देता तो फिर शियर फोर्स डायग्राम कैसे बना दिए आप? शियर फोर्स है, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस हो तो सिर्फ ये तो बेंडिंग मोमेंट है, ये शियर फोर्स है। यदि हम जो फोर्स ये वाला फोर्स जो है सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस देता, यानी सिर्फ बेंडिंग मिलता तो सिर्फ आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहिए। लेकिन इसी फोर्स के थ्रू अब शियर फोर्स डायग्राम कैसे बना देते हैं, क्योंकि वो जो फोर्स था वो नॉर्मल स्ट्रेस भी दे रहा था, शियर स्ट्रेस भी दे रहा था। नॉर्मल स्ट्रेस के वजह से उस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा था, बेंडिंग हो रहा था, इसीलिए हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। उसी फोर्स की वजह से वो डायरेक्ट शियर दे रहा था, क्योंकि डायरेक्ट शियर के ही द्वारा हम शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। इनडायरेक्ट शियर का हम शियर फोर्स डायग्राम मतलब मुश्किल होता है बनाना, कॉम्प्लिकेटेड होता है। यानी आप इतना बात समझ आया कि जो एक फोर्स है वो दो स्ट्रेस दे सकता है, कोई इसमें वो इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कसम खा लेगा नहीं हम नॉर्मल स्ट्रेस देंगे तो शियर नहीं देंगे, शियर स्ट्रेस देंगे तो नॉर्मल नहीं देंगे। एक फोर्स आपके सामने यही लगा था, आपको लग रहा था कि ये स्केल लंबवत है तो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस देगा, लेकिन देखिए आप शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं।